चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। देखिए राम मंदिर पर आज बड़े बयान और घमासान और तूफान सामने आया। कैसे चंपत राय के बयान से हलचल मची है और क्यों ओवैसी ने चढ़ावा चोरी पर मुस्लिम थ्योरी पेश कर दी है और गोली और बुलडोजर वाला बयान देकर तूफान मचा दिया है। आपको दिखाते हैं अथ श्री चंपत कथा और ओवैसी की व्यथा। तो देखिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर योगी ताबड़तोड़ फुल एक्शन ले रहे हैं। योगी आज रामपुर में थे। जो रामपुर कभी आजम खान का गढ़ हुआ करता था या उनके सपोर्टर्स मानते थे, वहां योगी ने विपक्ष पर हमला किया और आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ सियासत के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है। राम भक्तों रामपुर में विकास की गंगा बहाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। रामपुर में तो एक तरफ योगी रामपुर से विपक्ष पर बरसे तो उनके मंत्री अयोध्या में आस्था के रंग में नजर आए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सरयू आरती में शामिल हुए हैं, वो तस्वीरें। तो योगी और उनके मंत्री आस्था और राम की महिमा की बात कर रहे थे और विपक्ष चढ़ावा चोरी पर कोहराम मचा रहा था। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भारी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की है, तस्वीरें। जेल जाना पड़ेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल जेल जाएंगे हम, लेकिन इस तरह का न्याय इस भारत में या उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं लगता है। देखिए अयोध्या में कांग्रेस के प्रदर्शन की एक बड़ी वजह थी ये तस्वीर। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या जाने से रोके गए तो उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया और राम मंदिर जाने से पहले अजय राय हाउस अरेस्ट थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और बाहर उनके सपोर्टर्स यानी समर्थक हंगामा और विरोध कर रहे थे। नहीं ऐसी कोई बात करने का नहीं। जा सकते हो तो हम तो फिर उठा के चलिए, हम नहीं जाएंगे तो लोग थोड़ी जाएंगे, तो मैं थोड़ी आए। नहीं ऐसी कोई बात करने का नहीं। तो 2 दिन पहले अजय राय ने यह ऐलान किया था कि वो प्रतिनिधि मंडल के साथ राम मंदिर जाएंगे, लेकिन जब हाउस अरेस्ट की खबर मिली तो उनकी पत्नी भी परेशान हो उठी और वीडियो जारी करके सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। अजय राय की पत्नी को भी आप सुन रहे थे, तो यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, फिर कहीं प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और अजय राय नजरबंद किए गए। अब इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। कुछ तस्वीर और कुछ और जरूरी खबर आपके सामने रख देते हैं इसी से जोड़कर, क्योंकि चढ़ावा चोरी और अपने नेता अजय राय के हाउस अरेस्ट होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। पुलिस ने रोका तो वो सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सुनिए जरा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर।
और जो बाबा बागेश्वर लंदन से ऑस्ट्रेलिया तक हनुमान चालीसा पाठ करा चुके हैं, वो चढ़ावा चोरी से बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि जिसने राम के साथ विश्वासघात किया उन्हें दंड जरूर मिलेगा। राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा, मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। राम बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको सुन रहे थे। अब देखिए, चढ़ावा चोरी पर घमासान और बवाल के बीच सबसे ज्यादा सवालों में है चंपत राय। तो क्या चंपत राय सब जानते थे? सवाल तो ये, लेकिन वो चुप रहे, खामोश रहे। पुलिस के सामने बयान में चंपत राय ने इस बीच अब बड़ा खुलासा किया है। अब देखिए, खबर है कि चंपत राय ने पुलिस को 5 जून की तस्वीर की बात बताई है और जब अविनाश शुक्ला के घर से पैसे बरामद हुए थे, ट्रस्ट ने तब खुद पुलिस के साथ जाकर पैसे जब्त किए थे। ये उस दिन की तस्वीर है, 5 जून की तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपत राय सब जानते थे? फिर वो चुप क्यों रहे? आइए डिटेल से आपको समझा देते हैं, रखते हैं आपके सामने डिटेल्स। देखिए, चंपत राय ने पुलिस के सामने और क्या कुछ कहा। चढ़ावा चोरी पर पहली बार चंपत राय का बयान सामने आया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से पुलिस ने तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की है। पूछताछ में पुलिस ने उनसे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई अहम सवाल किए। पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही चोरी की सूचना मिली, हम खुद सक्रिय हो गए और कदम उठाया। मैंने खुद एसआईटी जांच की मांग की, तभी केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुई। हां, मेरी गलती यह है कि मैंने इस मामले में शिकायत करने में देरी की। 5 जून को जानकारी मिली तो ट्रस्ट के लोग अविनाश शुक्ला के घर गए थे। तब पुलिस की मदद से अविनाश शुक्ला के घर से पैसे भी बरामद किए गए थे। हम शुरू में अपनी तरफ से आंतरिक जांच करते रहे, इसलिए भी देरी हुई। चढ़ावे में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। यह भी मानता हूं कि सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। चंपत राय को चढ़ावा में हेरफेर की जानकारी अगर 4 जून को मिल गई थी तो 7 जून को जब समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी का मामला उठाया तो वो इनकार क्यों करते रहे? 13 जून को चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित हुई, तब भी चंपत राय चुप रहे। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और आज की गिरफ्तारी के बाद भी वो खामोश क्यों रहे? सवाल तो यह भी है, क्या चंपत राय मामले को दबाने और करीबियों को बचाने में लगे रहे? क्या चंपत राय किसी के दबाव में चुप थे, इसलिए शिकायत करने में देरी की? करीबियों को नौकरी पर रखने के आरोप पर उन्होंने ट्रस्ट पर ही ठीकरा फोड़ा, कहा जरूरतमंदों को काम दिया तो इसके पीछे ट्रस्ट के बाकी सदस्य भी थे। पुलिस अब उनके बयान का अन्य गवाहों और दस्तावेज से मिलान करेगी और जरूरत पड़ी तो चंपत राय से पूछताछ या गिरफ्तारी भी संभव है। चंपत राय के बयान और कैसे तूफान मचाए इस पर और क्या कह रहे हैं चंपत के भाई और पड़ोसी, और वो भी सुनना चाहिए, आपको सुनवा देते हैं। आज चंपत राय को बचाने के लिए बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु मैदान में आ गए और खुद वीएचपी भी मैदान में आ गई। मेरे मकान में अगर कोई चोरी होगी तो उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँगा ना। जब चंपत राय के इशारे के बगैर वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था तो ऐसा कैसे हो गया कि हजारों करोड़ की चोरी हो गई और चंपत राय को हवा भी नहीं हुई? चंपत जी जितने भाग कोई भी व्यक्ति पाई कोल कुसंगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। समाज में जिस मेजॉरिटी में रहता है वैसे ही बुद्धि आदमी का बनता है, वैसे ही बुद्धि आगे बढ़ती है। योग्य आदमी को जिस योग्य वो नहीं है उसको उस योग्य पर बैठा दीजिए। चयन जो छोटे छोटे जो बहुत न्यून क्लास के लोगों के चयन किया, चयन करके उस काम में लगाया, तो जो पहले से जो करते आया वही तो करेगा। राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। इनके छोटे भाई वगैरह यही नगीना में रह रहे हैं तो हम तो यही देखते हैं कि वो अपना जैसे थे वैसे ही हैं। कोई हमने उनका
उनको फ़ायदा करते हुए अपने परिवार के लिए किसी को भी हमने नहीं देखा। कहीं दिखाई तो देता वो जो पैसा चोरी होता दिखाई तो देता। और फिर ये आरोप तो अब लगे, कितने साल हो गए उन्हें महासचिव बने हुए, वो तो चाहते थे इतने साल में तो कोठी खड़ी कर देते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये सब राजनीतिक चाल है, उनका जीवन हमेशा सादा ही रहा है। विपक्ष का तो पूरा ही साजिश है इसके अंदर। चुनाव होने की वजह से सारा स्टंट इसी वजह से हो रहा है। ये हो सकता है इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हो या उनके लोग कुछ शामिल हो। चलिए, तमाम प्रतिक्रियाओं को आपके सामने हमने रख दिया। अब सवाल और जांच कुछ अधिकारियों की भी हो रही है। अयोध्या में एक अफसर हैं, नाम क्या है? अर्जुन देव। खास बात क्या है? 17 साल से इनकी तैनाती थी। अब देखिए, जिम्मा तो सीसीटीवी की निगरानी का था इन पर, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट तक में उनका दखल था और जांच हो रही है कि चढ़ावा चोरी के खेल में क्या उनका भी हाथ था, यानी रोल था। एसआईटी को सीसीटीवी तस्वीरों में कई जगह हेरफेर की तस्वीरें मिली हैं, लेकिन जो अर्जुन देव 1600 कैमरों की जिम्मेदारी संभाला करते थे, क्या वो जानबूझकर इस पर आंखें मूंद रहे और कोई एक्शन नहीं लिया? तो अर्जुन देव कौन थे और उन पर क्या कुछ एक्शन हुआ है, विस्तार से आपके सामने रख देते हैं, नजर डालिए। देखिए, अर्जुन पर नकेल। एसआईटी ने राम मंदिर में एक अधिकारी अर्जुन देव पर भी सवाल उठाए हैं और अब उस अफसर अर्जुन को अयोध्या से हटा दिया गया है 17 साल बाद। अर्जुन देव राम मंदिर में रेडियो ऑपरेशन अधिकारी थे, यानी आरएमओ। 17 सालों से राम मंदिर में तैनात अर्जुन का बड़ा रसूख था। मंदिर के 1600 कैमरों की निगरानी का जिम्मा उनके पास था, लेकिन क्या उन्होंने अपने आंखों का सीसीटीवी बंद कर दिया था? जिस कमरे में नोटों की गिनती होती थी उसका सीसीटीवी कंट्रोल था उनके पास, तो क्या अर्जुन के इशारे पर ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी? क्या अर्जुन उस प्लान का हिस्सा थे जिसमें सीसीटीवी के सामने कुछ लोग आते जाते और फिर नोट गिनने की प्रक्रिया बारीकी से रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी? जांच की जा रही है कि कैसे अर्जुन 17 सालों से एक ही जगह तैनात थे। 2009 में अयोध्या तैनात होने के बाद कई बार उनका तबादला भी हुआ, लेकिन आरएमओ अर्जुन हर बार किसी ना किसी तरह ट्रांसफर रुकवा लेते थे और हाल ही में लखनऊ ट्रांसफर का आदेश भी निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इस बार अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर हो चुका है इस प्रकरण के बाद। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि चाहे वो कालनेमी हो या रामद्रोही, किसी कीमत पर वो बख्शे नहीं जाएंगे और जनता भी यही उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। जो लोग हैं सब उन्हें तो हटाए गए, उनको सबसे पहले मंदिर से बाहर कर देना चाहिए और ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए था। यादव जी कभी तो राम मंदिर गए नहीं, और मंदिर में जो प्रकरण आया, ट्रस्ट ने सरकार से कहा कि इसकी जांच हो, तो जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। जांच एसआईटी कर रही है, जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं वैसे वैसे उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। ये छद्म भेष धर के तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब गुंडई और अराजकता को प्रमोट करने वाले लोग हैं और हर तरह से अयोध्या के मामले में निष्पक्ष जांच होगी और कानून के तहत कार्रवाई। सरकार को छूटती है कि अगर नीचे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आए और सब हम इस चीज को खत्म कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला। इसमें तो जो है जो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी लंबी चोरी है सैकड़ों हजारों करोड़ की, कि वो थोड़ा कर सकते हैं खाली जब तक सहमति ना हो। चढ़ावे की चोरी के किसी भी अभियुक्त से रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं। मुकदमा चलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, चक्की पीसनी चाहिए। इनको अयोध्या छोड़ के जाना चाहिए। मुझे वो मूव बार एसोसिएशन का कम लगा और किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में काम करने जैसा लगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी और अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए, मंदिर में चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल में हैं और उन पर शिकंजा और कसता चला जा रहा है और बाहर उनकी संपत्तियों की जांच भी चल रही है। साथ साथ उनके घर पर छापेमारी हो रही है और परिवार वालों से सवाल जवाब हो रहे हैं और अब जेल में भी उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या के सीओ भी जेल पहुंचे हैं। और अब रामद्रोहियों पर, यानी कि जो भी चंदा चोर हैं, जिन पर भी आरोप है और उसको लेकर अभी सरकार प्रशासन सब तो अभी सख्त हैं, तो क्या एक्शन हो रहा है, अब ये आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। आइए नजर डालते हैं। देखिए, टिन्नू यादव, ये बहुत सुर्खियों में नाम रहा। टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा समेत 8 आरोपी जेल में बंद हैं और पुलिस को जेल में आरोपियों से पूछताछ की मंजूरी मिल चुकी है। यानी पुलिस अब जेल के भीतर आरोपियों से चोरी के राज उगलवाएगी और अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। सीओ ने आरोपी अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे से 2 घंटे पूछताछ की है। अविनाश शुक्ला के घर से ही 5 जून को 20 लाख रुपए बरामद हुए थे और सीओ ने अविनाश के घर से बरामद पैसे और गहनों पर सवाल किए और यह भी पूछा कि बाकी आरोपी कैसे पैसों के हेरफेर में शामिल थे। अयोध्या के बैंक अधिकारी और आरोपियों का परिवार भी रडार पर है, निशाने पर है। पुलिस लगातार छापेमारी और पूछताछ करके सबूत खंगालने में लगी हुई है। चढ़ावा चोर और उनके परिवार के खाते और लॉकर्स भी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए लगाने की मांग बहुत तेज हो गई। टिन्नू और अनुकल्प समेत चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जिस जेल में बंद हैं, वहीं कैसे पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और पुलिस ने आज क्या कुछ एक्शन लिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सहगल। अयोध्या की कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि उनको आरोपियों से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी और पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है और बारी बारी से सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सिंडिकेट में जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके अलावा कुछ और भी लोग शामिल हैं। इसके साथ ही कब से ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे, चंदा चोरी से कितना पैसा कमाया, कहां कहां पर संपत्तियां ली और अपने परिवार या जानकारों के नाम कौन सी संपत्तियां ली हैं, क्या इनके परिवार के लोग या जानकार भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों को एक ही जगह, एक बैरक में रखा गया है जहां पर अयोध्या पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल खतरा इस बात का भी है कि जो जेल में बाकी कैदी हैं वो इन लोगों पर हमला ना कर दें, इसको देखते हुए इनको अलग जगह पर रखा गया है। देखिए, योगी और पुलिस एक तरफ एक्शन में है और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल पर सवाल उठाकर रहा है, यानी सवाल दाग रहा है। कैसे? देखिए, तस्वीरें भी प्रदर्शन कर रहा है कहीं विपक्ष। महा विकास आघाड़ी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। ये भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। राम मंदिर का पैसा खाने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राम मंदिर के पैसे खाने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राम मंदिर का पैसा खाने। विपक्ष की तरफ से हर चर्चित चेहरे की इस मामले को लेकर एंट्री हो रही है और बयानबाजी भी हो रही है। जैसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी वो क्या कर रहे हैं, देखिए। ओवैसी ने भी आज योगी सरकार को घेरने का काम किया और कहा कि ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते तो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन आसान हो जाता। तंज किया अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है अगर ट्रस्ट में। तो असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप। तंज उन्होंने किया है इसी बहाने और विस्तार से आप सभी के सामने रख देते हैं कि इसको लेकर क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन सा नेता, सुनिए जरा और दिखाते हैं विस्तार से आपको। देखिए, सबसे पहले चूंकि ओवैसी की बात कर रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी से हम शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष हैं AIMIM से। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान सदस्य होता तो आप देखते सरकार उसका एनकाउंटर कर देती और उसके घर पर चल जाता बुलडोजर और केस हो जाता खत्म। लेकिन अभी सारे चंपक मजे कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये?
परमहंस आचार्य हिंदू धर्मगुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या कभी किसी हिंदू का मक्का या मदीना में रखा गया है? जहां मस्जिदें हैं वहां क्या किसी हिंदू को ट्रस्टी बनाया गया है? ये बेमतलब की बातें हैं और ओवैसी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद, सांसद समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं राम मंदिर से इनकी सरकार आई थी और राम मंदिर से ही जाएगी। योगी जी तो हफ्ते में 2-2 बार अयोध्या आते थे, फिर भी क्यों कुछ कर नहीं पाए और कैसे चढ़ावा चोरी हो गई? ओम प्रकाश राजभर, मंत्री उत्तर प्रदेश, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे मछली छोटी हो या बड़ी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोषी चाहे किसी भी पद पर हो, कानून अपना काम करेगा और अखिलेश इस जन्म में फिर यूपी के सीएम नहीं बन पाएंगे। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक, वो कह रहे हैं राम मंदिर में जो हुआ उससे करोड़ों भक्तों को ठेस लगी है, इससे सनातन की क्षति हुई है, भावनाएं आहत हुई हैं। जिन्होंने चढ़ावा चोरी की उन्हें भगवान राम महादंड देंगे। किशोरी लाल शर्मा, सांसद कांग्रेस, वो कह रहे हैं सरकार डरी हुई है और हमें दर्शन करने से रोका जा रहा है। अजय राय जैसे कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रोका गया है। हम सिर्फ दर्शन करने आए थे, कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं। आलोक कुमार अध्यक्ष हैं बीएचपी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चुनावी भूख में कुछ नेता अब राम दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो इसी कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा तक में शामिल नहीं हुए। चढ़ावा चोरी केस में थोड़ा इंतजार कीजिए, कोई अपराधी नहीं बचेगा। जो भी दोषी होंगे उन सबको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। चढ़ावा चोरी पर ओवैसी के बयान और हिंदू मुसलमान वाले घमासान पर कैसे सियासत गर्मा गई है, वो भी जरा सुन लीजिए। ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। यह बिना सिर पैर की बात है। क्या मक्का मदीना में आज तक जो है किसी हिंदू को रखा गया? दूसरा छोटा जिन्ना असदुद्दीन ओवैसी है, यह गजवा-ए हिंद का अंदर अंदर मुहिम चला रहा है, देश को बांटना चाहता है और इस तरह से नफरत फैलाने का इस जहर उगलता रहता है। ओवैसी हमेशा राजनीति के मूड में रहता है, वो पागल हो चुका है, उसको इलाज की आवश्यकता है, तत्काल प्रभाव से उसको जूते से इलाज करने की आवश्यकता है। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। इस तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बात पे जागी रहेंगे। इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है। जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंदिर पर बयान के बहाने ओवैसी का निशाना 2027 का चुनाव है और योगी को रोकने के लिए क्या ओवैसी अखिलेश के साथ गठबंधन को भी तैयार हैं? शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ऐ चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना देख, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। इसी शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ऐ चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना देख, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और ओवैसी का क्या गठबंधन होगा, यह अभी सवाल चारों तरफ सियासी फिजा में घूम रहा है। चलिए कुछ विस्तार से खबरें आपके सामने रख देते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स, क्योंकि यह ऐसे नहीं चर्चा हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी काफी एक्टिव हो गए हैं। वो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी पर भी हमले कर रहे हैं वैसे तो, और बीजेपी को भी घेर रहे हैं। बिजनौर में उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देना है और बीजेपी को बाहर करने के लिए वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन इज्जत और सम्मान के आधार पर होना चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। सपा ने कहा है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि AIMIM उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल ओवैसी और अखिलेश की लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों की है। राज्य के 403 विधानसभा सीटों में से 143 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 2022 और 2024 में 80% से ज्यादा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। समाजवादी पार्टी ने इस बार भी भरपूर मुस्लिम वोटों की उम्मीद लगाई है और दूसरी ओर ओवैसी ने भी यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर ही नजर गड़ाई है। यह है पूरी कहानी। तो क्या राम मंदिर वाले शोर के पीछे 2027 का ही जोर है और ओवैसी ने क्या ऑफर दिया और उस पर अखिलेश की पार्टी क्या कह रही, सुनिए जरा दो लोग। अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। शर्त ये है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप जैसे ही चुनाव लड़ते हैं वैसे ही पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज हो जाता है और पोलराइज होने का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उनके मन की इच्छा है, ऐसी ही उन्होंने मन की इच्छा बंगाल में भी जाहिर की थी, ऐसी बिहार में भी जाहिर की थी, परंतु अंततः लोगों ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। ओवैसी जी तो सही है, करें कि हम लोग सब दिन दरिया बिछाएंगे, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना। एक बार मुसलमान के बेटा को सीएम बनाने का ऐलान करो, 4 बार तो आपका नंबर हो ही गया, तो कम से कम हम लोगों को भी विषय में सोचो। ओवैसी जी का तो काम ही भारतीय जनता पार्टी को कवर फायरिंग देने का है। ओवैसी जी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी जीत पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की तो बात हो गई, लेकिन यूपी के बाद सियासत महाराष्ट्र में भी बेहद इस वक्त गर्माई है। उद्धव ठाकरे को फिर से बड़ा झटका लग गया है। कैसे? देखिए, 6 सांसदों के बाद अब आदित्य ठाकरे के करीबी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा तगड़ा झटका कैसे लग गया है, आइए जरा समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दल बदल की हलचल है। आदित्य ठाकरे के करीबी सचिन अहिर ने शिवसेना यूबीटी छोड़ दी है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का हाथ थाम लिया है। अब वो महाराष्ट्र विधान परिषद के उप सभापति पद पर उम्मीदवार भी हैं। पार्टी बदलने के तुरंत बाद उन्होंने महायुति की तरफ से पर्चा दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र में इसे ऑपरेशन टाइगर 3 की शुरुआत माना जा रहा है। अब दावा है कि कई और विधायक उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ सकते हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए थे और अब अहिर के पाला बदलने से उद्धव की रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं। सचिन अहिर मुंबई में आदित्य ठाकरे के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे। साल 2019 में जब आदित्य ठाकरे ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब सचिन अहिर को वर्ली की पूरी चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय सचिन अहिर एनसीपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। अहिर के जाने से वर्ली में आदित्य ठाकरे की पकड़ कमजोर होगी और अब अहिर को विधान परिषद के उपसभापति का पद शिंदे का बड़ा दांव भी है। माना जा रहा है कि इससे शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा संदेश दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनवाते हैं सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो महाराष्ट्र की जनता चाहती थी वो काम पिछले, मैं मुख्यमंत्री था 2.5 साल, तब भी किया हुआ। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, हमारी टीम काम कर रही है। सचिन अहिर जैसे कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, जिनका समाज में एक बड़ा अस्तित्व है, और ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी सोच, इसका विचार, इसका आत्मचिंतन, इसका आत्म परीक्षण सामने वालों ने करना चाहिए। जवाबदारी मुझे एकनाथ शिंदे जी ने दी है, मैं पूरी ईमानदारी से निभाकर सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर और सभी घटकों को न्याय देने का मैं प्रयास करूंगा। और एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद के ऊपर बिठाने का जो उन्होंने मुझे बहुमान दिया, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑपरेशन टाइगर नहीं था, अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है।
उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है, इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को। बात हो गई महाराष्ट्र की, अब आपको लिए चलते हैं बिहार, भोजपुर। भरत तिवारी एनकाउंटर की खबर। भरत तिवारी की आज 13वीं थी। परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी की 13वीं की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोग काफी भावुक थे, आक्रोशित थे। दूर दूर से लोग इस मौके पर पहुंचे थे। देखते जाइए तस्वीर। देखिए 30 से 40 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था यहां, जिसकी तैयारी सुबह से ही लगातार हो रही थी। ये तस्वीर तो भरत तिवारी की 13वीं के मौके पर सैंड आर्टिस्ट ने खास अंदाज में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये रही तस्वीर, देखिए। एनकाउंटर वाली जगह पर बिलौटी गांव के लोग भरत तिवारी का स्मारक बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस निर्माण को रोक दिया, जिससे गांव वाले और परिवार वाले बेहद नाराज हो गए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं 13वीं के मौके पर आज क्या कुछ हुआ और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। तो देखिए, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं हुई। करीब 25 से 30 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। 15,000 और लोगों के लिए राशन का स्टॉक रखा गया था। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट्स लगाए गए। टेंट में हजारों कुर्सियां मंगवाई गई थी। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगाए गए। घर के सामने बड़ा शामियाना लगाया गया। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे का भी इंतजाम किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज भरत तिवारी केस की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। परिवार ने अब तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि आज बेटे का श्राद्ध कर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। परिवार ने कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया। 17 जुलाई को भरत तिवारी को इंसाफ के लिए आंदोलन किया जाएगा। श्री राम सेना ने भरत को न्याय नहीं मिलने पर बिहार बंद का ऐलान भी किया है। अब इस बीच परिजन क्या कह रहे हैं, उनका क्या सवाल है, सुनिए जरा। भाई धर पकड़ना भाई अभी कहाँ भाई प्रशासन के जे मरलस पूला घूमता है, कहाँ बैठल बन सम्राट चौधरी आदेश देश तुरंत पकड़े के दर पकड़ करे के। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमार बा, पूरा भारत के लोग हमारा साथे बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी। हमको सभी जगह से भरोसा है। हमारे जो भी आए हुए हैं भारत से, उन लोग पर भरोसा है। अब वही लोग को करना है, क्या करेंगे। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रह रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला, ये कौन सा कानून है? लोकतंत्र को और आवाज को कैसे खत्म करने की तैयारी एक निरंकुश सरकार कर रही है। और हेडक्वार्टर से किन लोगों ने क्रिमिनल टीम को भेजा था, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच हो, उसको 302 में। भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो फर्जी एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाते हैं बहादुरी का, वैसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यही भरत तिवारी के लिए सबसे बड़ी न्याय है। बिहार में किसी भी मामले में यह पहला मामला है जो 3 दिनों के अंदर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
कि जनता का आक्रोश है, परिजन और जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो। परिजन भी यही कह रहे थे। भोजपुरी में उनकी माता जी यही कह रही थी। सवाल पूछा गया रिपोर्टर की तरफ से कि ना न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो भोजपुरी में कहीं कि केहू नहीं खे तामरा संगे देश बा, यानी कि कोई भी नहीं है तो मेरे साथ भारत है, हमारा देश है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इधर एनकाउंटर पर सवाल है तो राजस्थान की जेल में भी बवाल है। कैसे? एक डकैत की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अजमेर जेल में बंद था। अब आगे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। डकैत जगन पर 123 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अजमेर जेल में उसकी हत्या के बाद जेल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इसी अजमेर जेल की बैरक में साथी कैदी ने उसकी हत्या कर ली और इसके बाद जेल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। तो जेल में हत्या के बाद जगन गुर्जर के पैतृक गांव विभूतिपुरा में मातम पसरा हुआ है। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए पुलिस ने गांव और चंबल के बीहड़ों में सुरक्षा इस वक्त कड़ी की हुई है। हत्या के बाद परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। जगन के बेटे ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। बाड़ी, धौलपुर में, करौली में सब लोग आक्रोशित है। बात को प्रशासन नहीं सुने, इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि हमारी जो भी मांगे हैं, मेरे पास सुबह से कॉल आ रहे हैं। सिकंदरा में लोग बैठे हुए, महुआ में, बाड़ी। तो इस डकैत की हत्या के बाद उसका परिवार और गांव वाले बेहद नाराज हैं और मामले की जांच की वो लगातार मांग कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है उस पर आप नजर डाल लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परिजन हैं और गांव वाले हैं मर्डर के खिलाफ गुस्से में और निराश। तो परिवार ने इसको लेकर अजमेर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हत्या पर सवाल खड़े किए गए और साथ ही न्याय की भी मांग की गई है। वहीं जेल के अंदर तो बैरक बदलते कैसे चंबल के कुख्यात डकैत की हत्या हो गई, अब यह भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि तमाम सवालात हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है यह भी आपको जानना चाहिए। तो कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की सबसे सुरक्षित अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में वो था और परिवार के मुताबिक जेल के बैरक में जगन गुर्जर और उसका भाई भी था। दावा है कि रविवार को दोनों भाइयों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया गया। बेटे का आरोप है कि रविवार को जगन गुर्जर को उस बैरक में शिफ्ट किया गया जिसमें भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य शूटर बंद था। अगले ही दिन विष्णु गुर्जर ने बैरक के भीतर जगन गुर्जर की हत्या कर दी। डकैत के बेटे आसाराम ने जेल में मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है और इधर शुरुआती पुलिस तफ्तीश के मुताबिक बैरक का सीसीटीवी बंद था। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मर्डर होता है और उसी वक्त सीसीटीवी बंद हो जाता है? पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। बैरक में कुख्यात डकैत की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है और इस हत्या के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैरक में हत्या से लेकर तमाम चीजों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। परिवार के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस टीम बेहद सतर्क है और जगन गुर्जर के घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस टीम अब तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले पर परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं और पुलिस क्या कह रही है और कांग्रेस ने सरकार को कैसे घेरा है, सब कुछ सुनिए। राजा जी को एक तो धौलपुर जेल में भेजा जाए, सीबीआई जांच हो और मेरी भी सुरक्षा चाहिए, घर वालों की, सबकी, परिवार की। जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है, उनको चाहे चौबंद होने चाहिए जिससे कि ऐसी घटना नहीं हो। कानून चाहे जगन गुर्जर या कोई हो अपना काम करे, परंतु इस प्रकार की अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही, तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा, मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, सरकार की लगातार मंशा भी रही है, प्रयास भी रहा है कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सिस्टम हो और वहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। पूरी विस्तृत रूप से जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो।
और आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पुणे के केतन हत्याकांड की, जहां सिया और चेतन पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस चेतन की चाल से उसका खूनी चरित्र खंगालने की तैयारी कर रही है। तो केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत इकट्ठा करने की है और यह साबित करने की है कि केतन की हत्या सिया और चेतन ने ही मिलकर की है। इसके लिए जांच एजेंसियां पूरा जोर अब लगा रही हैं। देखिए, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में चेतन चौधरी और सिया गोयल के अलावा कोई तीसरा भी शामिल था, और अगर था तो कौन। चेतन और सिया 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। और इस बीच चेतन चौधरी को लोहगढ़ ले जाकर पुलिस एक खास तरह का एनालिसिस करना चाहती है। उसके चाल ढाल को देखना चाहती है पुलिस। लोहगढ़ किले में एक बार फिर से पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी है। तो चेतन चौधरी को लेकर पुलिस लोहगढ़ किला जाएगी और उसके चाल ढाल और हाव भाव को देखेगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या करने वाली है और क्या लोहगढ़ के सीसीटीवी में दिखा। चलिए, हुडी वाला जो शख्स है चेतन चौधरी था, इसके सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस सवाल का ही जवाब ढूंढना है। और इसके लिए पूरे पुलिस ने चेतन चौधरी की गेट एनालिसिस करने वाली है। चेतन को किले के संकरे रास्तों और संवेदनशील पॉइंट्स पर चलाया जाएगा। उसे मेन गेट रैंप से होकर वहां तक लेकर जाया जाएगा जहां से केतन गिरा था नीचे। फिर पूरी वारदात का 1-1 मिनट का सीन रिक्रिएशन किया जाएगा और इस दौरान आरोपी चेतन के चाल ढाल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसे लैब में भेजकर घटना के समय से सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया जाएगा। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं चेतन ने केतन से हाथापाई तो नहीं की। दूसरी ओर पुलिस अब सिया के भाई साहिल की भूमिका भी जांच रही है। साहिल अभी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह है। साहिल गोयल को सिया और चेतन के रिश्तों की जानकारी पहले से थी और शायद वो ये भी जानता था कि सिया को केतन से शादी नहीं करनी। कार ड्राइवर ने गवाही दी है कि सिया बाली जाने के लिए तैयार नहीं थी, तब साहिल ने ही उसे प्री वेडिंग ट्रिप के लिए जबरन गाड़ी में बिठाया था। केतन के पासपोर्ट फाड़ने की घटना पर भी साहिल ने चुप्पी साध रखी थी। पुलिस अब साहिल के बयानों का इन घटनाओं के साथ मिलान कर रही है। अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर, सुनवाते हैं पुलिस का बयान। पिछले कुछ दिनों में जो अक्यूज्ड नंबर 1 है उनसे सीन रिक्रिएट करवाया था और तपास में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी कुछ ठीक लगेगा उस हिसाब से आगे हम तपास करेंगे। जरूरत पड़ने पर आरोपी नंबर 2 जो है उसका भी सीन रिक्रिएट किया जा सकता है भविष्य में। देखते हैं, अभी तपास अभी जारी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और वहीं सिया पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। उधर उसके पिता और भाई अब काम पर लौट आए हैं। उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है और फिर से काम शुरू कर दिया है। केतन हत्याकांड के बाद सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो फिर अपना बिजनेस लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तबियत ठीक नहीं है सर। लेकिन आप लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। और सिया के अलावा दूसरा आरोपी चेतन है, जो लोहगढ़ के किले की सीसीटीवी में हुडी पहने हुए दिखा था। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि साबित करना कि हुडी वाला शख्स चेतन ही था। उसके लिए पुलिस गेट एनालिसिस करेगी, जैसा कि आपको हमने बताया था। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि गेट एनालिसिस आखिर होता क्या है, जान लीजिए। तो अंग्रेजी शब्द गेट का अर्थ चाल या गति होता है। किसी व्यक्ति के चाल ढाल को इससे पढ़ा जाता है। यह फॉरेंसिक साइंस का बेहद सटीक जरिया है और इससे आरोपी की पहचान तय की जाती है और इस टेस्ट से बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण होता है। गेट एनालिसिस से जांच क्या होती है? चलने का अंदाज, कदमों की लंबाई, पैरों के मूवमेंट, हाथों की हरकत, शरीर की मुद्रा, पैर की पुरानी चोट या एक पैर की अलग चाल चलने की गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 जुलाई से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ट्रेन में सफर से लेकर क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड तक पर असर पड़ने वाला है।
इसको लेकर और भी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अब देखिए, ट्रेन में सफर करने वालों पर क्या असर होगा, 6 बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपको ये हम बताएंगे। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं, 1 जुलाई से कई नियम बदलने जा रहे हैं और इससे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा। क्या बदलाव होगा, आइए देखते हैं। देखिए, पहला बदलाव, आधार में ईमेल अपडेट करना अब फ्री हो जाएगा। अभी इस काम के लिए 75 रुपए का शुल्क लगता है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 ईमेल अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगा। 30 जून के बाद आधार ऐप बंद कर दिया जाएगा। अब आधार से जुड़े सभी काम नए आधार ऐप के जरिए किए जाएंगे। दूसरा बदलाव होगा, एलपीजी और पीएनजी से जुड़ा हुआ, जिन लोगों के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शंस हैं, उनके लिए 30 जून तक पीएनजी में शिफ्ट होने की समय सीमा तय की गई थी। 1 जुलाई से इस नियम को लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक गैस सप्लाई बंद करने को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों की समीक्षा होगी। इस बार गैस की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरा बदलाव, अब पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने का खर्च बढ़ जाएगा। सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए हो जाएगी, मतलब 1500 से 2500, 1000 ज्यादा। तत्काल पासपोर्ट बनवाने की फीस 3500 से बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगी, 1500 ज्यादा। चौथा बदलाव, अब रेलवे में नियम और सख्त होने वाले हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना ठोका जाएगा। जुर्माने की राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया जा रहा है। अगर कोई पुरुष महिला कोच में सफर करते हुए पाया गया तो उस पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन। पांचवा बदलाव, सरकार जल्द ही ईपीएफओ 3.0 शुरू कर सकती है। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा। इससे कर्मचारी यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपना पीएफ निकाल पाएंगे। छठा बदलाव, ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बदलाव होने वाला है। जैसे एसबीआई और एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर असर होगा। एसबीआई कार्ड कुछ चुनिंदा रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीमित कर सकता है और एचडीएफसी बैंक के कुछ कार्ड धारकों को अब फ्री डोमेस्टिक लाउंज की सुविधा मिलेगी। गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी। टाटा, किया, एमजी और बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां महंगी होंगी। कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है, 1.5% तक। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और आपको दिखाते हैं वो खबर जो जुड़ी है आतंकिस्तान से। आतंकिस्तान का नाम लेते ही समझ ही गए होंगे, जी, पाकिस्तान। तो आखिर क्यों बौखला गया है प्यासा पाकिस्तान? आपको दिखाते हैं पाकिस्तान आतंकी पालता, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं आतंकवादियों के चक्कर में उसका दाना पानी बंद हो गया है, क्योंकि भारत ने सिंधु समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान प्यासा मरने लगा और जिसके बाद वो गीदड़ भपकी पर उतर आया। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? मुसादिक मलिक। अब मुसादिक मलिक ने कहा है कि अगर हमारा पानी रोका तो हम उन हाथों को काट देंगे। जी, वो कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के ये मंत्री जी कह रहे हैं, वो धमका रहे हैं साफ, गिदड़ भपकी। दावा किया कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। मलिक ने कहा कि पड़ोसी देश के पीएम के हाथ में एक नल है। वो कहते हैं पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे हम उनके हाथ काट देंगे। इससे पहले भी शहबाज के एक मंत्री की बौखलाहट सामने आ चुकी थी। तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पानी रोका तो हम युद्ध छेड़ देंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान के कई हिस्सों में नदियों का पानी नहीं जा रहा था। इस मामले पर पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ बहुत माहौल गर्म है। इसलिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराने का फैसला लिया। इस्लामाबाद में कानून, जल विशेषज्ञ और विदेशी प्रतिनिधि बुलाए। जब पाकिस्तान इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा कर रहा है तो भारत ने उसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में भेजने की तैयारी कर दी है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अक्टूबर में बैठक होगी, जिसमें भारत पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश कर सकता है। अब FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को दुनिया कर्ज नहीं देगी। साफ सी बात यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, इसी बीच हिंदुस्तान को गिदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान को अब भारत के सेना नायक का सामना करना पड़ेगा। कैसे? ये भारत के हमारे नए सेना नायक। अब देखिए जरा, ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज रिटायर हो गए। उनकी जगह अब जनरल धीरज सेठ ने ले ली है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज रिटायर हुए और जो आप इधर वाली तस्वीर देख रहे हैं, जनरल धीरज सेठ, ये नए आर्मी चीफ हमारे भारत के।
और अब देखिए, आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कमान जनरल धीरज सेठ को सौंप दी। उन्होंने अपना बैटन सौंपते हुए नए सेना प्रमुख का कार्यभार और जिम्मेदारियां भी इसी के साथ सौंप दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायरमेंट के दिन दिल्ली में वॉर मेमोरियल भी पहुंचे, जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली की वॉर मेमोरियल, जहां उन्होंने सैनिकों को सलामी दी। सुनिए। और सैनिकों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने मुखिया को रिटायरमेंट पर विदाई दी और रेड कारपेट बिछाकर उन्हें सलामी दी गई। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। वो भी तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और उन्होंने मेमोरियल की पुस्तिका में सिग्नेचर किए, नोट भी लिखा। ये और इसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैनिकों और उनके परिवार वालों के साथ तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई, क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे। आज का दिन उनके लिए बेहद खास, भावुक करने वाला भी, क्योंकि भारत के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने सेवा की और आज वो पल, वो घड़ी जब वो रिटायर हो रहे हैं। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि फौजी कभी रिटायर नहीं होते। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जो नए सेना प्रमुख आए हैं वो कौन है, तो अब आप देखिए उनकी ये तस्वीर। जब सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया, और जनरल धीरज कुमार सेठ के लिए सबसे खास बात यह कि करीब 3 दशकों में वो आर्म्ड कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। अब आइए विस्तार से जनरल धीरज सेठ के बारे में आपको डिटेल्स पहुंचा देते हैं, सामने रख देते हैं। देखिए, भारत के 31वें सेना प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ। उन्होंने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें भारतीय सेना में करीब 4 दशक का अनुभव है। सेठ ने दिसंबर 1986 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और इसके बाद उन्होंने 40 सालों में कई अहम पद संभाले। नए आर्मी चीफ सेठ सैन्य बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भी सेना में रहे हैं। अब धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक का होगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी, क्योंकि जनरल द्विवेदी बतौर 30वें सेना प्रमुख रिटायर हो गए। आज रिटायरमेंट से पहले उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय सेना और हर सैनिक को सलाम किया। जनरल द्विवेदी ने कहा, 2 सालों में भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर तैयारी, संतुलन और सतर्कता मजबूत बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबसे प्रमुख सटीक उदाहरण है। दरअसल द्विवेदी के सेना प्रमुख रहते ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद किया। जनरल द्विवेदी ने कहा, आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल सेठ को सौंप रहा हूं। जनरल द्विवेदी ने सेठ को अनुभवी सैनिक और सक्षम नेता बताया। कहा, सेठ के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। अब सुनिए जरा जनरल धीरज सेठ, ये जो भी अभी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रहे हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। सुनिए। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना
मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी। आज जब मैं यह दायित्व सौंप रहा हूं, तो भारतीय सेना के भविष्य को लेकर मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेना अपनी परंपराओं से जुड़ी रहेगी, वर्तमान चुनौतियों के प्रति सजग रहेगी और भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति के लिए निरंतर तैयार रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान की जंग में। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर अटैक किया है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अफगान बड़े बदले की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है, सबसे पहले तस्वीर देखिए कैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पर हवाई हमले किए और आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तो ये देखिए जरा, पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिससे लोग भड़क बैठे हैं। चलिए, और इसी तस्वीर, इसी खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।